सन 2009 से 2013 तक नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने इस यूनिवर्स के उन हजारों तारों को स्टडी किया जिनकी रोशनी में किसी प्लेनेट या दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज की वजह से बदलाव हो रहे थे। उसी समय सन 2015 के दौरान एक एस्ट्रोनॉमर टेबेथा बोयाजिन और उनकी टीम ने इस डेटा से एक तारे को नोटिस किया। वो तारा भी पहले इस इनफाइनाइट यूनिवर्स में तैरते दूसरे तारों की तरह ही लग रहा था। एस्ट्रोनॉमर्स ने उसे नाम दिया KIC 8462852, जिसे दुनिया टैबी स्टार के नाम से जानती है। शुरुआत में तो ये तारा कुछ खास नहीं लगा, लेकिन फिर अचानक 1470 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टलेशन में मौजूद ये तारा एकदम से ब्लिंक हुआ। पहले तो इसकी रोशनी कम हुई और फिर बढ़ गई। ये कोई ग्रेजुअल और स्टेडी डिमिंग नहीं थी जो इसको ऑर्बिट कर रहे किसी प्लेनेट की वजह से हुई हो। बिल्कुल नहीं, ये एकदम अलग थी। इसकी ब्राइटनेस में प्रॉपर शार्प डिप्स आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई मैसिव और इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट इसके सामने से गुजर रही हो। क्या वो कोई प्लेनेट हो सकता था? बिल्कुल नहीं। प्लैनेट्स किसी भी स्टार के कंपैरिजन में काफी छोटे होते हैं। वो स्टार से आ रही लाइट को 1% या फिर उससे भी कम रोक पाते हैं, लेकिन जो डिमिंग साइंटिस्ट देख रहे थे वो 22 से 25% तक थी। तो क्या वो कोई डस्ट क्लाउड था? शायद नहीं, क्योंकि डस्ट क्लाउड्स इतने डेंस नहीं होते। तो आखिर वो क्या था जिसने उस तारे से आ रही इतनी लाइट को ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ा? जल्दी साइंटिफिक कम्युनिटी में इस पर कई थियरीज सामने आने लगी। हर एक थियरी पिछली थियरी से ज्यादा चौंकाने वाली होती, लेकिन फिर एक विचार सामने रखा गया जिसकी संभावना से कोई इनकार नहीं कर पाया। एक डायसन स्फीयर। क्या पता वो तारा एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर से घिरा हुआ हो, एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर जो किसी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने उस तारे की एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए बनाया हो। एक बहुत बड़ा डायसन स्फीयर। जैसे जैसे दुनिया भर के लोग इस घटना पर अपने विचार रख रहे थे, उन्हें ये महसूस होने लगा था कि वो यहाँ पर सिर्फ एक तारे को स्टडी नहीं कर रहे, बल्कि वो हमें मिले एक ऐसे सबूत को स्टडी कर रही हैं जो ये बता रहा था कि ना तो हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं और ना ही अंतरिक्ष में एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाले हम पहले हैं। कोई तो है जो इस ब्रह्मांड के नियमों से खेलना बहुत पहले सीख चुका है। आज की इस वीडियो में हम एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स की एक ऐसी ही दुनिया की सैर करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी सभ्यताएं भी हैं जो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकती हैं। आखिर उनके द्वारा बनाए गए मेगा स्ट्रक्चर्स कैसे दिखते हैं? क्या हम उन्हें धरती से डिटेक्ट कर सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर हमने कुछ ऐसा खोज भी लिया तो इससे ब्रह्मांड में हमारे स्थान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वो हमसे नाराज हो जाएंगे? आइए जानते हैं। व्हाट आर एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स? जरा सोच कर देखिए कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी भी सभ्यता एग्जिस्ट करती होगी जिसकी एनर्जी नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ गई होंगी कि उनका खुद का ग्रह भी उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा होगा। इसलिए अपने भविष्य और अपनी टेक्नोलॉजी को बचाए रखने के लिए उस सभ्यता ने सीधे अपने तारे से ही एनर्जी लेना शुरू कर दिया होगा, जो कि कॉस्मिक एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होते हैं। और यहीं से एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाता है। ऐसे कोलोसल स्ट्रक्चर्स जिन्हें स्टेलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए अनइमेजिनेबल स्केल पर डिजाइन किया जाता है। ऐसे एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स का सबसे आइकॉनिक एग्जाम्पल तो डायसन स्फीयर ही है, जो कि सन 1960 में फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। डायसन स्फीयर की कल्पना आप एक बहुत बड़े शेल के रूप में कर सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ी घूमती हुई रिंग, या फिर सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा सा झुंड जो इस तारे को ऑर्बिट कर रहा है, सिर्फ उस तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को कैप्चर करने के लिए। इन स्ट्रक्चर्स के स्केल को हम धरती पर मौजूद किसी भी स्ट्रक्चर से कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये करोड़ों मील के दायरे में फैले ऐसे पावर हाउस हैं जो धरती पर मौजूद सारे पावर प्लांट से अरबों गुना ज्यादा एनर्जी हार्वेस्ट करते हैं। लेकिन डायसन स्फीयर तो सिर्फ एक शुरुआत है। किसी स्टार के अराउंड घूम रही एक जायंट रिंग का कॉन्सेप्ट इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। वैज्ञानिक इसे नाइवन रिंग कहते हैं। ये अपनी आर्टिफिशियल ग्रेविटी से रिंग के इनर सरफेस पर एक हैबिटेबल इकोसिस्टम जनरेट कर सकती है।
इस रिंग में लैंडस्केप इतना ज्यादा होगा कि यहाँ पूरी की पूरी सिविलाइजेशन सस्टेन कर सकती है। यहाँ इस रिंग पर सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। एडवांस एलियन सिविलाइजेशंस ऐसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण इसलिए करते होंगे ताकि उन्हें स्टार्स और हैबिटेबल प्लैनेट्स के हैबिटेबल जोन में होने जैसे रेयर कॉम्बिनेशंस को खोजने की जरूरत ही न पड़े। वो जिस तारे को चाहें अपना घर बना सकते हैं। हालांकि इससे भी परे बहुत ही अजीब चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। कुछ ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को ही एक कंप्यूटिंग नेटवर्क में बदल सकते हैं, जिससे कि वो पावर के लिए आर्टिफिशियल ब्लैक होल्स तक क्रिएट कर पाएं और स्पेस टाइम के हर एक फैब्रिक को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएं। हालांकि सुनने में ये आइडियाज काफी फैसिनेटिंग लगते हैं, जो हमारी थियोरेटिकल फिजिक्स के हिसाब से तो सही हैं, लेकिन ये हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा आगे हैं। कार्डाशेव स्केल के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल लगते हैं, क्योंकि हर टाइप की सिविलाइजेशन अपनी एनर्जी नीड्स के लिए बिल्कुल हमारी ही तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मेगा स्ट्रक्चर्स का निर्माण जरूर करेगी। जैसे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन बिल्कुल हमारी तरह एनर्जी नीड्स के लिए ग्रह पर मौजूद संसाधनों का ही उपयोग कर पाएगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन जिसकी एनर्जी नीड्स टाइप 1 से कहीं ज्यादा होंगी, वो तारे से आने वाली सारी एनर्जी आउटपुट को हार्नेस कर पाएगी। और फिर टाइप 3 क्या करेगी? वो सभ्यता अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए गैलेक्टिक स्केल पर एनर्जी कंट्रोल करना सीख चुकी होगी। उसने पूरे सिस्टम को अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल लिया होगा। लेकिन ऐसी संभावनाएं कई बड़े सवाल खड़े करती हैं कि अगर सच में इस ब्रह्मांड में ऐसी एलियन सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे करोड़ों अरबों साल आगे होंगी। और इतने लंबे समय में उन सभ्यताओं ने इतना विकास कर लिया होगा, वो इतने एडवांस हो चुके होंगे कि उनका विज्ञान हमारे लिए किसी जादू या चमत्कार से कम नहीं होगा। उनके लिए तारे कोई खगोलीय पिंड नहीं होंगे, बल्कि वो इन्हें ईंधन या टूल के रूप में देखते होंगे। इतना सब सोचने के बाद वैज्ञानिकों को नहीं लगता कि ये मेगा स्ट्रक्चर्स सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं या फिर ये महज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। उन्हें ये यकीन हो चुका है कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर्स हमारे इस यूनिवर्स में जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। और यदि अगर ऐसा है तो हम इन भीमकाय निर्माणों को अभी तक डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए हैं? आखिर वो कौन से संकेत हैं जिनसे हम इन मेगा स्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सकते हैं? हाउ कुड वी डिटेक्ट देम? इस यूनिवर्स में ऐसे एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स को खोजना अंधेरे में परछाइयों को खोजने जैसा ही है। मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर ऐसे बड़े स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो अपने पीछे कुछ हल्के लेकिन अचूक निशान इस ब्रह्मांड में जरूर बिखेर रहे होंगे। और हमारे टूल्स यानी कि हमारे एडवांस टेलीस्कोप्स अगर इन संकेतों को पकड़ लेते हैं तो हम तारों के बिहेवियर को और भी गहराई से समझ पाएंगे। इन एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स को खोजने का सबसे बड़ा और प्रॉमिसिंग मेथड इर्रेगुलर लाइट पैटर्न्स को खोजना हो सकता है। जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उस तारे से आ रही रोशनी एक निश्चित समय के बाद डिम होती है। इस फिनोमिनन को हम ट्रांजिट कहते हैं। लेकिन एक बड़ा एलियन मेगा स्ट्रक्चर तारे से आ रही लाइट को इस तरह से ब्लॉक करता है जहां सारे प्लेनेटरी नियम्स धरे के धरे रह जाते हैं। ये तारे से आ रही लाइट को काफी ज्यादा अमाउंट में डिम करते हैं। ब्राइटनेस में एक शार्प डिक्लाइन आता है और हर बार अनइवन डिप्स देखने को मिलते हैं। यही वजह थी कि टैबी स्टार ने वैज्ञानिकों को पूरी तरह से हैरान कर दिया था। तारे की रोशनी में आ रही इन अजीब फ्लक्चुएशंस ने एस्ट्रोनॉमर्स को लगभग कन्विंस ही कर दिया था कि इस तारे के अराउंड किसी एलियन सिविलाइजेशन ने कोई मेगा स्ट्रक्चर बना रखा है। इन मेगा स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने का दूसरा तरीका हो सकता है वेस्ट हीट का पता लगाना। जैसे धरती पर हमारे पावर प्लांट्स हीट को एज अ बाय प्रोडक्ट रेडिएट कर देते हैं, तो बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर्स जो तारों की ऊर्जा को सोख रहे होंगे, ये पॉसिबल है कि वो इंफ्रारेड लाइट को एमिट कर रहे होंगे। और यही वजह है कि एस्ट्रोनॉमर्स इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके आसमान के कोनों कोनों को खंगाल रहे हैं, ताकि कहीं से किसी ऐसे तारे का संकेत मिल जाए जिसकी चमक एकदम कुदरती ना हो। हालांकि अभी तक इस दिशा में हमें कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। इसके बाद कुछ ग्रेविटेशनल एनोमलीज भी हैं। मैसिव स्ट्रक्चर्स जैसे कि डायसन स्फीयर और नाइवन रिंग्स अपने आसपास की सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट्स तक को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं।
इनकी ताकतवर ग्रेविटी से प्लैनेट्स और यहाँ तक कि कई मून्स के ऑर्बिट्स तक बदल जाएंगे और बहुत अजीब बिहेव करने लगेंगे। इन सभी चीजों को केयरफुली स्टडी करके हम इन एलियन मेगास्ट्रक्चर्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सकते हैं। कभी कभी हमें कुछ ऐसे तारे भी मिलते हैं जो अस्तित्व में नहीं होने चाहिए। सन 2019 में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही देखा, एक ब्लैक होल स्टार सिस्टम जो हमारे मौजूदा स्टेलर मॉडल्स के साथ अलाइन नहीं कर रहा था। हालांकि ये सिस्टम कोई मेगास्ट्रक्चर नहीं था, बल्कि ये सिस्टम दर्शाता है कि कुछ ऐसे अजीब ऑब्जर्वेशंस हमें ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज तक का रास्ता दिखा सकते हैं। पर अभी भी एक अनसुलझी पहेली हमें कुछ संकेत दे रही है। द वाव सिग्नल सन 1977 में डिटेक्ट किया गया एक रहस्यमयी रेडियो सिग्नल जिसे बाद में फिर कभी नहीं सुना गया। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक ये संभावना जाहिर करते हैं कि ये सिग्नल किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने भेजा होगा। तो क्या ये मेगा स्ट्रक्चर्स किसी दूसरे काम के लिए भी बनाए गए होंगे, एक ट्रांसमीटर की तरह जो स्पेस में हर तरफ अपने अस्तित्व के होने के सबूत दे रहे हों? क्या पता वो डेस्परेट बैठे हों इस इंतजार में कि कब कोई उन्हें रिप्लाई करे और वो उसका शिकार। हमने अभी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है, इसीलिए हमारे पास अभी सिर्फ कुछ ही तरीके हैं इन मेगा स्ट्रक्चर्स का पता लगाने के लिए। आज हमें जो अनडिटेक्टेबल लग रहा है, जैसे जैसे हम तकनीकी विकास करते जाएंगे, ये रहस्यमयी चीजें हमारे सामने उजागर होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन क्या होगा अगर हमने वाकई किसी एलियन मेगा स्ट्रक्चर को खोज लिया? हमारे लिए इसके मायने क्या होंगे? क्या हमें अपनी इस खोज को सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर डरना ही एकमात्र विकल्प रहेगा? इम्प्लीकेशंस ऑफ डिस्कवरिंग एलियन मेगा स्ट्रक्चर्स। एलियन मेगा स्ट्रक्चर की खोज अगर हम इंसान कर लेते हैं तो बेशक ये इंसानी इतिहास के सबसे बड़े और यादगार पलों में से एक होगा, और तब शायद ये हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को ही बदल दे, हमें मजबूर कर दे हमारे ही अस्तित्व पर सवाल खड़े करने पर, हमारे नेचर ऑफ इंटेलिजेंस और सिविलाइजेशन के फ्यूचर के बारे में हमारे विचार पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन इसके पीछे छिपे परिणाम कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहले तो एलियन मेगा स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हमारे लिए एक एग्जिस्टेंशियल शॉक होगा, क्योंकि सदियों से हम मानव परग्रही जीवन की संभावनाओं पर कल्पना करते आए हैं। लेकिन एक मेगा स्ट्रक्चर मिलना एक ऐसा सबूत हो जाएगा जिसे हम चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। हमें न सिर्फ ये पता चलेगा कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि ये एहसास भी हो जाएगा कि ऐसी सभ्यताएं भी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं जो हमारी समझ से परे की उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं। साथ ही ये भी कंफर्म हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी की लिमिट्स हमारी कल्पनाओं से कहीं आगे है और कुछ सभ्यताएं वहां बहुत पहले पहुंच चुकी हैं। ये भी हो सकता है कि ये खोज एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू कर दे। ये मेगा स्ट्रक्चर्स ही हमारे लिए अपने आप में एक खजाना होंगे जिससे हम काफी कुछ सीख पाएंगे, जैसे कि ये किस मटेरियल से बने हैं, इन मेगा स्ट्रक्चर्स में आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे जनरेट की गई होगी, क्या हम इनकी टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग कर पाएंगे? यही सवाल सदियों तक नहीं तो दशकों तक हमारी रिसर्च का हिस्सा बने रहेंगे, जिससे संभावना है कि नई नई खोजें भी सामने आएंगी और हमारी मानवता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। लेकिन इनके सारे परिणाम ही पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर इतनी एडवांस सभ्यताएं एग्जिस्ट करती हैं तो संभावनाएं कई हैं और सवाल भी कई हैं। क्या हो अगर वो सामने आना ही न चाहते हो? सबसे डरावना ख्याल तो ये है कि अगर हमने उनके मेगा स्ट्रक्चर को खोज लिया है तो इसका मतलब यह है कि वो हमारे बारे में बहुत पहले से जानते होंगे। क्या वो हमें इग्नोर कर रहे होंगे या फिर हमें एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देख रहे होंगे? द फर्मी पैराडॉक्स जो हमारे सामने ये सवाल रखता है कि हमें अभी तक कोई इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता क्यों नहीं मिली, जबकि यूनिवर्स में उनके होने की संभावना कहीं ज्यादा है। ये मेगा स्ट्रक्चर्स हमें जवाब दे सकते हैं। या तो उन्होंने खुद को ही अपनी ही टेक्नोलॉजी से तबाह कर लिया होगा, या फिर उन्हें दूसरी ज्यादा ताकतवर सभ्यताओं ने खत्म कर दिया होगा, और या फिर वो एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए होंगे। ये खोज हमारी मानव सभ्यता को या तो यूनाइट कर देगी और या फिर डिवाइड कर सकती है। कुछ लोगों के लिए ये खोज एक इंस्पिरेशन होगी कि किसी न किसी दिन हम भी इतने एडवांस बन जाएंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए
ये डर का सबसे बड़ा कारण बन जाएगी। और हो सकता है कि यही डिवीजन हमारे उनको भेजे जाने वाले संदेशों को भी प्रभावित करे। ये ऑब्जेक्ट्स हमें इस अनंत ब्रह्मांड की असीम संभावनाओं की याद दिलाती हैं। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमें इस ब्रह्मांड में बहुत दूर मौजूद स्टार सिस्टम्स की झलक देते हैं, उनकी संरचना और उनके व्यवहार के बारे में बताते हैं कि दूसरे सौर मंडल आखिर कैसे बनते हैं। क्या उनके कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स बिल्कुल हमारे जैसे हैं? 2I बोरिसोव की समानता ने ये सवाल जरूर उठाया था। वहीं 3I एटलस जो मिल्की वे के थिक डिस्क से आ रहा है, ये हमें गैलेक्सी की प्राचीन रासायनिक संरचनाओं के बारे में बता सकता है। ये ऑब्जेक्ट ऑर्ट क्लाउड और इंटरस्टेलर स्पेस के डायनेमिक्स को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे नए टेलीस्कोप्स हमें ऐसे और ऑब्जेक्ट्स खोजने में मदद करेंगे, जिससे हमारी गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ और बढ़ पाएगी। शायद इनमें कोई और ऐसे रहस्य छिपे हों जो हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्रक्रियाओं के बारे में कोई सुराग दे सकें, जो हमारे विज्ञान और हमारी समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दें। लेकिन इसके लिए इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करना बेहद जरूरी है, और इन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए हमें शक्तिशाली टेलीस्कोप्स चाहिए होंगे, जैसे एटलस, पेन-स्टार्स और अभी शुरू हुआ वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी इन्हें स्टडी किया जा सकता है, जो अपनी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एबिलिटी से उनकी संरचना जैसे धूल और गैस के बारे में बता सकता है। इनकी ट्रेजेक्टरी को स्टडी करके हम इनके ओरिजिन को पिन पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी हैं। ये ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से हमारे सौरमंडल से निकल जाते हैं कि हमारे पास इन्हें स्टडी करने के लिए ज्यादा समय नहीं होता, और जैसे जैसे ये दूर जाते हैं इनकी चमक और भी कम होती चली जाती है। जैसे 3I एटलस हमें सिर्फ सितंबर 2025 तक ही दिखाई देगा, लेकिन फिर सूरज की चमक इसे अपने पीछे छिपा लेगी। लेकिन हम कुछ ऐसे मिशंस पर काम कर रहे हैं कि ऐसी ऑब्जेक्ट्स को पास जाकर स्टडी किया जा सके, और ESA का कॉमेट इंटरसेप्टर मिशन फ्यूचर में ऐसे कॉमेट्स को करीब से स्टडी कर सकता है। तो हमारा विज्ञान तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन शायद इस ब्रह्मांड के रहस्य ही कुछ इतने जटिल हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते, और शायद यहीं पर हमें इंसान होने का एहसास होता है। हम इस ब्रह्मांड में कुछ लिमिट्स के साथ आए हैं, और शायद इसी वजह से हम इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ नहीं जान सकते। हम सिर्फ वही जान सकते हैं जो यूनिवर्स हमें जानने के लिए अलाउ करता है। खैर 3I एटलस, अमुअमुआ और बोरिसोव हमें याद दिलाते हैं कि हमारा सौरमंडल इस ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स जो लाखों सालों से तारों के बीच भटक रहे हैं, हमें दूसरी दुनिया की कहानियां सुनाने के लिए आए हैं। इनका अध्ययन न केवल हमें गैलेक्सीज की गहराई में ले जाता है, बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि क्या हम अकेले हैं? क्या ये वाकई कोई एलियन स्पेसशिप हैं जो दूसरी सभ्यताओं की खोज में निकली हैं? इस इंसानी खोपड़ी में बहुत से सवाल हैं, लेकिन हमारा सीमित दायरा हमें इस ब्रह्मांड के आगे बहुत छोटा बना देता है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? ये सवाल सदियों से हमारी नींदें उड़ा रहा है। रात के आसमान में टिमटिमाते तारों के बीच क्या कोई सभ्यता हमारी ओर देख रही है, या शायद उन्होंने पहले ही हमें संदेश भेज दिए हैं? नहीं, शब्दों में नहीं, बल्कि उन मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में जो हमारे सोलर सिस्टम में चुपके से दाखिल हो रही हैं। सन 2017 में जब अमुअमुआ नाम का एक सिगार के आकार का ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से गुजरा, तो वैज्ञानिक हैरान थे। उसकी गति, उसका आकार और सबसे अजीब उसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये एक ऐसी हरकत थी जिसने सबको परेशान कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारे सूरज से दूर जा रही थी, लेकिन सूरज की ग्रेविटी में होने के बाद भी उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही थी, जैसे उसे कोई चीज प्रोपेल कर रही हो। हार्वर्ड के एस्ट्रोनॉमर एवी लोब ने ऐसा दावा किया जो हर इंसान के दिमाग में बस गया था। उनका कहना था कि अमुअमुआ कोई एलियन प्रोब हो सकता है, एक ऐसी मशीन जो किसी दूर की सभ्यता ने भेजी हो। इस सवाल ने दुनिया को हिला कर रख दिया। फिर उसके बाद सन 2019 में 2I बोरिसोव आया, एक कॉमेट जो देखने में हमारे सोलर सिस्टम के बाकी दूसरे कॉमेट्स के जैसा ही था, लेकिन वो इंटरस्टेलर से आया था।
बाहर से आए इन दो मेहमानों ने एक सवाल खड़ा कर दिया था, क्या ये सिर्फ कॉस्मिक रॉक्स हैं या सच्चाई कुछ और है? अब सन 2025 में एक नई मिस्ट्री हमारी ओर आ रही है। एक अजनबी जो इतनी तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है कि वो हमारे सूरज के ग्रेविटेशनल पुल को भी चुनौती दे रहा है। ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे वैज्ञानिकों ने 3I एटलस नाम दिया है। क्या ये सिर्फ एक कॉमेट है, एक एस्टेरॉइड, या फिर क्या वही है जिसका इंतजार हम सदियों से कर रहे हैं? एबी का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस ऑब्जेक्ट को गहराई से देख सकता है। अगर इसमें नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखी तो शायद ये कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट ना हो, शायद कोई संदेश हो किसी ऐसी सभ्यता से जो तारों के पार रहती है। शायद वो हमसे कुछ कहना चाहती हैं। चिली के रियो हटार्डो में एटलस टेलीस्कोप की नजर रात के आसमान में एक कोने पर ठहर गई। 1 जुलाई सन 2025 को कुछ बहुत ही अजीब दिखाई दिया। एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं। ये कोई साधारण एस्टेरॉइड नहीं था। इसकी गति लगभग 1,52,000 मील प्रति घंटे थी और इसकी हाइपरबोलिक ट्रैजेक्टरी से ये साफ पता चल रहा था कि यह हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये कहीं और से आया है, शायद इस ब्रह्मांड की किसी अनजान और अंधेरी गहराइयों से। नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के माइनर प्लैनेट सेंटर ने इसकी पुष्टि की है और अब ये पूरी तरह से क्लियर है कि ये तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे अब 3I एटलस नाम दिया गया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहीं और से हुई थी। एक एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर सैम डीन एटलस के पुराने डेटा को एनालाइज कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजरें उस डेटा के पहाड़ के पीछे छिप रही एक सनसनीखेज चीज पर पड़ती हैं। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। 14 जून से 29 जून सन 2025 की इमेजेस में ये रहस्यमय चीज पहले ही दिख चुकी थी, लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं गया था। लेकिन इस खोज के बाद उन तस्वीरों से वैज्ञानिकों को इसका रास्ता बेहतर समझने में मदद मिली है। फिर क्या था? दुनिया भर के टेलीस्कोप्स, हवाई, साउथ अफ्रीका और कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप सबको इसकी तरफ घुमा दिया गया। 100 से भी ज्यादा ऑब्जर्वेशंस ने एक बात साफ कर दी थी, ये ऑब्जेक्ट हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ नहीं है। 6.3 की एसेंट्रिसिटी के साथ ये ऑब्जेक्ट अब तक के सबसे एक्सट्रीम इंटरस्टेलर पाथ पर आ रही है। लेकिन ये क्या है? एक कॉमेट जिसके पास धूल और बर्फ के बादल होंगे, एक एस्टेरॉइड जो सिर्फ पत्थर का टुकड़ा होगा, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? वैज्ञानिकों की बेचैनी बढ़ रही है। अगर यह ऑब्जेक्ट नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिखाता है जैसा अमुआमुआ ने किया था, तो सवाल और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। क्या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है या किसी एलियन सिविलाइजेशन का भेजा हुआ प्रोब? दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स अब इस अजनबी पर नजरें रखे हुए हैं। समय बहुत कम है और ये मेहमान जल्दी ही हमारे सोलर सिस्टम से निकल जाएगा। क्या हम इसके रहस्य को वक्त रहते खोज पाएंगे? ये हमारे आसमान से किसी छाया की तरह बहुत तेजी से सरकता जा रहा है, मानो कोई अनजान यात्री हमारी दुनिया को बस छूकर गुजर जाना चाहता हो। 3I एटलस, ये इंटरस्टेलर विजिटर हमारे सोलर सिस्टम में एक अजीब से रास्ते पर चल रहा है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन के मुताबिक ये ऑब्जेक्ट सजिटेरियस तारामंडल की दिशा से आया है, शायद मिल्की वे के स्टेलर डिस्क से, जहां तारे एक सपाट तश्तरी में बिखरे पड़े हैं। इसका इंक्लिनेशन लगभग 175 डिग्री है, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है और न ही ये हमें फिर कभी दिखाई देगा। लेकिन ये कहाँ जा रहा है और ये कितने समय के लिए हमारे सौरमंडल में मेहमान रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को इसे स्टडी करने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका रास्ता भी हमें एक रोमांचक कहानी सुनाता है। 3 अक्टूबर सन 2025 को 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, सिर्फ 0.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी से। फिर 29 अक्टूबर को ये पेरिहेलियन पर पहुंचेगा, सूरज से सिर्फ 1.35 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर, लेकिन मार्स के ऑर्बिट के अंदर ही। लेकिन पृथ्वी उस समय सूरज के दूसरी ओर होगी, इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से एक सुरक्षित दूरी पर।
17 दिसंबर सन 2025 को ये पृथ्वी के सबसे करीब आएगा, 1.35 से 2.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी तक। इससे हमें कोई खतरा नहीं होगा, बस इसकी एक झलक पाने का हमें मौका जरूर मिलेगा। इसके बाद मार्च सन 2026 में ये जुपिटर के ऑर्बिट को पार कर लेगा और 2026 के मिड तक ये हमारे सोलर सिस्टम को हमेशा के लिए अलविदा कह देगा। ये दौड़ समय के खिलाफ है। वैज्ञानिकों के पास इस मेहमान को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। क्या ये किसी अनजान तारे का टुकड़ा है जो अरबों साल पहले अपनी दुनिया से निकल गया था? क्या इसका रास्ता हमें इसके घर यानी किसी दूर के स्टार सिस्टम के बारे में बता सकता है? इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट सूरज के अराउंड बाकी ग्रहों से एकदम उल्टा है, यानी रेट्रोग्रेड है, जो इसे और भी अनोखा बना देता है। हर ऑब्जर्वेशन के साथ ये ऑब्जेक्ट हमें इस ब्रह्मांड की और गहराइयों में खींच रही है, लेकिन समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। क्या हम इसकी कहानी को पकड़ पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह जाएगा? अभी तक तो 3I एटलस एक पहेली बना हुआ है जो वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रही है। ये क्या है? क्या ये कोई कॉमेट है जो बर्फ और धूल के बादल लिए घूम रहा होगा? क्या ये एस्टेरॉइड हो सकता है जो सिर्फ पत्थर का एक ठोस टुकड़ा होगा, या कुछ ऐसा जो हमारी सोच से एकदम परे हो? इसका विजुअल मैग्नीट्यूड 18.8 है, इतना धुंधला कि छोटे टेलीस्कोप से इसे देखना भी मुश्किल है, लेकिन फिर भी इसकी ब्राइटनेस वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। ये कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर ये किसी एस्टेरॉइड की तरह कम चमक वाला है तो इसका आकार करीब 20 से 24 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी अमुआमुआ और बोरिसोव से कहीं ज्यादा बड़ा। लेकिन अगर इसमें कॉमेट जैसी गैस और धूल के बादल हैं, तो इसका रेडियस शायद 4 से 5 किलोमीटर का ही हो। ये अनसर्टेनिटी इस रहस्य को और गहरा कर रही है। जुलाई सन 2025 में कनाडा फ्रांस हवाई टेलीस्कोप और लॉवेल डिस्कवरी टेलीस्कोप ने इस ऑब्जेक्ट को बहुत करीब से देखा। कुछ ऑब्जर्वेशंस में तो एक फीकी कॉमा दिखी, लगभग 3 आर्क सेकंड्स लंबी, यानी 25,000 किलोमीटर की लंबी धूल की पूंछ। लेकिन कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये कॉमेट उतना एक्टिव नहीं है जितना इसे होना चाहिए। इसकी एक्टिविटी इतनी कमजोर है कि सबको शक है, क्या ये वाकई कॉमेट है या कुछ और? अमुआमुआ में ऐसी कोई भी पूंछ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड में बहुत अजीब बदलाव देखे गए थे। हालांकि बोरिसोव एक साधारण सा कॉमेट था जिसकी पूंछ साफ दिख रही थी, लेकिन 3I एटलस इन दोनों के बीच कहीं खड़ा है। ये ना तो पूरी तरह कॉमेट लग रहा है और ना ही पूरी तरह एस्टेरॉइड। वैज्ञानिक अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ओर देख रहे हैं। इसका इंफ्रारेड विजन इस ऑब्जेक्ट के तापमान और शायद इसके आकार को भी उजागर कर सकता है। क्या इसमें भी कोई अजीब एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जैसा कि अमुआमुआ में देखा गया था? हर नई ऑब्जर्वेशन इस मेहमान को और भी रहस्यमयी बनाती जा रही है। इसका लाल रंग, इसकी धूल और इसकी गति, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी बन रही है जिसके भंवर में हमारा विज्ञान फंसता चला जा रहा है। लेकिन क्या ये कहानी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया की है, या ये सिर्फ एक कॉस्मिक रॉक है जो बस भौतिकी के नियमों को मानता हुआ इस यूनिवर्स में भटक रहा है? 3I एटलस अकेला नहीं है। इससे पहले भी 2 इंटरस्टेलर मेहमान हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हो चुके हैं और दोनों ने वैज्ञानिकों को अनसुलझे सवालों के भंवर में डाल दिया। सन 2017 में अमुआमुआ को पहली बार देखा गया। ये सिगार के आकार का एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट था जो ना तो कॉमेट था और ना ही एस्टेरॉइड। इसकी नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ने सबको हैरान कर दिया। ये सूरज से दूर जाते वक्त बहुत तेजी से भागा, बिना किसी पूंछ या गैस के निशान के। ग्रेविटी अकेले इसकी गति को समझा नहीं पाई। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इससे एक ऐसी गैस बाहर निकल रही है जो इसे आगे प्रोपेल कर रही है, लेकिन वो गैस हमें दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग थे जो इसकी अजीब हरकत पर सवाल खड़े कर रहे थे। अमुआमुआ ने वैज्ञानिकों को 2 खेमों में बांट दिया, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। फिर सन 2019 में 2I बोरिसोव आया। ये वाकई में इंटरस्टेलर से आया एक कॉमेट था जिसकी धूल और बर्फ की पूंछ साफ साफ चमक रही थी। बोरिसोव हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट्स के जैसा ही था, पर इसका घर कहीं और था।
किसी अनजान तारे की कक्षा में। इसने ये साबित कर दिया कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारी सोच से कहीं ज्यादा आम हो सकते हैं। अब 3I एटलस इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। क्या ये बोरिसोव की तरह कोई साधारण कॉमेट होगा या अमुआमुआ की तरह एक ऐसी पहेली जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में खींच लेगी? 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स, ये कोई संयोग नहीं है। सदियों तक हमने रात के आसमान को निहारा है, पर ऐसे मेहमान हमने पहले कभी नहीं पकड़े। क्या ये ऑब्जेक्ट हमेशा से आते रहे थे, लेकिन हमारी आंखें उन्हें नहीं पकड़ पाईं? क्या ये हमें किसी अनजान सच की ओर ले जा रही हैं? समय तेजी से भाग रहा है। वैज्ञानिकों के पास इस इंटरस्टेलर विजिटर को समझने के लिए बस कुछ ही महीने हैं। इस दौड़ में हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी और यहाँ तक कि मार्स के रोवर्स भी। ये सब इस अजनबी की झलक पाने के लिए तैयार हैं। अमुआमुआ के टाइम पर हम लेट हो गए थे, हम उसे वक्त रहते नहीं देख पाए, लेकिन क्या इस पहेली को हम वक्त रहते सुलझा पाएंगे? JWST, जो सन और अर्थ के लैग्रांज पॉइंट L2 पर तैर रहा है, ये अपने इंफ्रारेड विजन से इस ऑब्जेक्ट को गहराई में देख सकता है। ये थर्मल एमिशंस पकड़ सकता है। इससे हमें 3I एटलस का तापमान, इसका आकार, इसकी स्पीड और शायद इसकी पूरी शेप का पता चल सकता है। JWST की नजरें इस अजनबी पर टिकी हैं, पर समय बहुत कम बचा है। सितंबर सन 2025 तक ये ऑब्जर्वेबल रहेगा, लेकिन फिर सूरज की चमक इसे छिपा लेगी। दिसंबर सन 2025 से मिड 2026 तक हमें एक और आखिरी मौका मिलेगा। वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो हाल ही में चिली में शुरू हुई है, वो अपने 3.2 बिलियन पिक्सल कैमरा से हर कुछ रातों में पूरे आसमान को स्कैन करती है। अपने पहले 10 घंटों में इसने 2104 एस्टेरॉइड्स को खोजा था, जिसमें 7 नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स थे। इसका लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम आने वाले सालों में इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को भी पकड़ सकता है। धरती के अलावा मंगल से भी हम इसे स्टडी करने का मौका नहीं छोड़ेंगे। 3 अक्टूबर सन 2025 को जब 3I एटलस मार्स के करीब से गुजरेगा, नासा के रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस शायद इसकी तस्वीर ले सकें, लेकिन ये मौका बहुत कम टाइम के लिए रहेगा। ये समझिए, अगर हमने पलकें भी झपकाई तो ये हमेशा के लिए आकाश की गहराइयों में खो जाएगा। 3I एटलस हमारे सोलर सिस्टम से ऐसे निकल रहा है मानो कोई जासूस अपनी कहानी को छिपाए चुपके से निकलना चाहता हो। लेकिन अब समय बदल चुका है और शायद इसकी स्टडी हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दे। समय बहुत कम है और जवाब आकाश की गहराइयों में छिपे हैं। आज हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं, जहां ब्रह्मांड के रहस्य धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। 3I एटलस का हमारे सौरमंडल में आना हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाता है। हमारा सोलर सिस्टम अब अकेला नहीं है। 8 साल में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स, अमुआमुआ, बोरिसोव और अब 3I एटलस हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जीवंत है, गतिमान है और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद जल्द ही हम ऐसे और मेहमानों को आता हुआ देखें। लेकिन फिलहाल के लिए हमारी इंसानी खोपड़ी में जो सवाल है, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, इसका जवाब मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अंतरिक्ष के घुप अंधेरे से निकलकर एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम की बाउंड्री में दाखिल हुआ। एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट जिसने वैज्ञानिकों का न केवल ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि उन्हें मजबूर किया कि वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स की स्टडी के लिए एक पूरी तरह से अलग अप्रोच को चुने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमुआमुआ की। एक ऐसा तिलिस्मी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरे जहान से आया था। किसी ने इसे एक इंटरस्टेलर कॉमेट के रूप में देखा, तो किसी ने इसे एक एलियन स्पाई स्पेसक्राफ्ट के तौर पर पेश किया। मगर इन दावों से कोसों दूर हकीकत क्या है, इसी बात का पता लगाएंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। इस सब की शुरुआत हुई 14 अक्टूबर सन 2017 की तारीख को, जब एक अनजान कॉस्मिक ऑब्जेक्ट बेहद तेज गति के साथ पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरा। इस अनजाने खगोलीय पिंड के बारे में दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी या वैज्ञानिक नहीं जानता था, न ही इसे आज से पहले कभी डिटेक्ट किया गया था। हम इसे लेकर पूरी तरह से क्लूलेस थे, बट इसका इस तरह से पृथ्वी के करीब से होकर गुजरना हमारे लिए एक चिंता का विषय जरूर था।
दरअसल नासा जैसी बड़ी सिग्निफिकेंट साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है कि वो उन बड़े ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखे जो विद इन द सोलर सिस्टम मौजूद हैं, फिर चाहे वो कोई प्लेनेट हो या मून या फिर कोई बड़ा एस्टेरॉयड या कमेट ही क्यों ना हो। ऐसे में इस अनजाने कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के डिटेक्शन ने नासा की सर्विलेंस टीम के कान खड़े कर दिए थे और महज 5 दिनों के अंदर अंदर खोजी वैज्ञानिकों के इस दस्ते ने इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट की पूरी कुंडली निकाल डाली थी। ये कहां से आया, इसकी फर्दर ट्रेजेक्ट्री क्या है और इसकी कंपोजिशन और एग्जिस्टेंस से जुड़े बहुत से फैक्ट्स फाइंड आउट किए गए। नौसी स्पेस साइंस बेशक एक फैक्चुअल और रैशनल सब्जेक्ट है। यहाँ हर एक खोज और दावा कई सालों की साइंटिफिक रिसर्च और थ्योरेटिकल स्टडीज का नतीजा होती है, बट साथ ही यहाँ पर एंटिसिपेशंस और गैसेस का भी एक अहम किरदार है। अमुआमुआ के केस में भी वैज्ञानिकों ने इस जाइगेंटिक स्पेस रॉक के साइंटिफिक ब्रेकडाउन के साथ ही इससे जुड़े कई और अनुमान भी लगाए और तब कहीं जाकर इसका एक एक्सप्लेनेशन तैयार हुआ, जिसे आगे चलकर दुनिया के सामने पेश किया गया, जिस पर हम आगे बात करेंगे। बट इसी बीच एक अजीब सा काम ये हुआ कि फर्स्ट डिटेक्शन के केवल 5 दिनों बाद ही, यानी कि करीब 120 घंटों बाद फिर से ये अनजाना ऑब्जेक्ट इंसानों के रडार पर आया। अब तक हम इसे डिटेक्ट कर पा रहे थे और इस बार ये हमें सूरज से दूर जाता हुआ नजर आया। इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ एक कॉमेट से मेल खाती थी, जो सौरमंडल के अंतिम छोरों से छूटकर सूरज के करीब आ जाती हैं और फिर अपने बचे कुछ रेजिडुअल कंपोनेंट्स को समेटकर वापस सौरमंडल के बाहरी हिस्से की तरफ लौट जाते हैं। सेम ऐसा ही यहाँ भी होता है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी अधिक थी कि मानो ये देखते ही देखते आंखों से ओझल होकर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर निकल पड़ा। आज से पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे कई कॉमेट्स को स्टडी किया था जो सोलर सिस्टम के एकदम बाहरी किनारे या फिर यूं कहें कि ऑलमोस्ट इंटरस्टेलर स्पेस से होकर हमारे सौरमंडल के भीतर आए थे, मगर उन्होंने वैज्ञानिकों को इतना कंफ्यूज नहीं किया था जितना कि ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कर रहा था। इसकी अजीब सी ट्रेजेक्ट्री और उन सब में भी सबसे अजीबोगरीब प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट को उलझा रही थीं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अपनी जांच जारी रखी और वो कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचे, जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे। दरअसल साल 2017 में पेश आया ये इंसिडेंट कई महीनों तक एक हॉट टॉपिक बना रहा। इस पर अच्छी खासी मीडिया कवरेज भी हुई। हर किसी ने इसे अपनी तरह से इंटरप्रेट और प्रेजेंट करने की कोशिश की, मगर हकीकत इन दावों से कहीं ज्यादा अलग थी। इस मिस्टीरियस स्पेस रॉक पर रिसर्च कर रहे साइंटिस्टों ने धीरे धीरे डिटेल्स को रिवील करना स्टार्ट किया। इस मिस्टीरियस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट को पहली बार देखने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट वारविक। इन्होंने इसे हवाई स्थित पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप से देखा था। ये अनजान चीज वेगा की दिशा से 57,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लुढ़कते हुए धरती की ओर बढ़ रही थी। जब तक हम इस पर अपनी नजरें जमाते, ये हमारे सूरज से विप होकर दूसरी तरफ बढ़ गया। इसकी बेहद तेज और असामान्य रफ्तार इसे किसी भी मामूली एस्टेरॉयड या कॉमेट से बिल्कुल अलग बनाती है। इसकी कंपोजिशन पर खुलासा करते हुए ये बात सामने रखी गई कि अमुआमुआ का 75% हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि अमुआमुआ की उत्पत्ति से लेकर आज तक के दिन तक अमुआमुआ इंटरस्टेलर स्पेस के वॉइड्स में ही ट्रेवल कर रहा था। अंतरिक्ष में किसी बेमंजिल मुसाफिर की तरह इधर उधर भटकता ये पिंड अपनी गैसियस रेजिडुअल प्रॉपर्टीज के लिए भी काफी सुर्खियों में आया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक एस्ट्रोकेमिस्ट जेनिफर बजनर ने इस विषय में बारीकी से अपनी थ्योरी सामने रखी, जिसे कॉर्नल पोस्ट डॉक्टरल एस्ट्रोनॉमी रिसर्चर डेरिल स्लिगमैन ने भी सपोर्ट किया। इस थ्योरी के अनुसार ये अनजानी वस्तु, जिसे अब तक कुछ रिसर्चर्स ने एस्टेरॉयड के तौर पर क्लासिफाई किया था, वो वास्तव में एक कॉमेट है, जिसे उसकी टेल पर मौजूद हाइड्रोजन ड्राइविंग फोर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं। हार्वर्ड के डिपार्टमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में कार्यरत एक सीनियर प्रोफेसर ने इस थ्योरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि अमुआमुआ एक वाटर आइस कॉमेट है, जबकि उन्होंने इसकी पुष्टि करने के लिए जरूरी कॉमेटरी टेल को भी नहीं देखा। तो ऐसे में ये कहना कि ये एक कॉमेट है, ये पूरी तरह से सही नहीं होगा। अमुआमुआ को एक कॉमेट करार देने के अलावा भी हमेशा से इसे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट के रूप में पेश किया जाता रहा है। इस कड़ी में प्रोफेसर एवी लोइब, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सीनियर एस्ट्रोफिजिक्स फैकल्टी हैं, और साथ ही उन्होंने पिछले दिनों यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर्स पेंटागन की यूएफओ यूनिट से मिलकर एलियन स्पेसक्राफ्ट के वजूद पर रिसर्च की, उन्होंने अमुआमुआ पर बहुत से सीरियस रिमार्क दिए। इस कड़ी में उनका सबसे बड़ा कमेंट ये था कि अमुआमुआ ना ही कोई कमेट था और ना ही कोई एस्टेरॉयड, बल्कि ये तो एक एलियन एयरक्राफ्ट था। बट इसे लेकर बाकी सभी एक्सप्लेनेशंस में लोइब की थ्योरी ज्यादा रैशनल है। लोइब ने 2017 में अर्थ के करीब से गुजरे इस ऑब्जेक्ट को अपने इस आर्गुमेंट से पहले नियर अर्थ पास्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के रूप में कंफर्म करा लिया।
उन्होंने ऐसा करने के लिए क्लासिफाइड यूएस गवर्नमेंट का डेटा इस्तेमाल किया, जो इस दुनिया की अधिकतर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और इलीट एस्ट्रोनॉमी यूनियन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड भी था। लोइब ने 2018 में अमुआमुआ पर अपनी रिसर्च करनी शुरू की। इस कड़ी में उन्होंने नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज के कैटलॉग को खंगाला। इस दौरान उन्होंने अब तक नासा एनियोस द्वारा डिटेक्ट किए गए ढेर सारे बड़े ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की और उनके ट्रेंड्स और पैटर्न्स को समझा। एवी लोइब ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर जल्द ही साल 2014 में पृथ्वी के नजदीक से गुजरे एक मेटेओर को खोज निकाला, जिसे उन्होंने इंटरस्टेलर स्पेस से आया पहला डिटेक्टेड मेटेओर घोषित किया। उन्होंने स्पेसिफाइड डेटा से इसकी वेलोसिटी भी मालूम कर ली, जो कि 60 किलोमीटर पर सेकंड थी। अब यहाँ पर कंफ्यूजन का माहौल खड़ा हो गया, क्योंकि ये मेटेओर CNUS 2014-01018 अमुआमुआ को सोलर सिस्टम और अर्थ को विजिट करने वाले सबसे पहले इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनने से रोक रहा था। इसकी खुद की स्पीड और ट्रैजेक्टरी इसे अमुआमुआ से ज्यादा प्रबल दावेदार बना रही थी। बट आगे चलकर इस कश्मकश का अंत तब हुआ जब इसे फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट इनसाइड आवर सोलर सिस्टम कंसिडर करने से मना कर दिया गया, जिसके पीछे का कारण दिया गया डेटा में मौजूद इरेगुलरिटीज। वास्तव में यूएस आर्मी और डिफेंस टेक के पास मौजूद सैटेलाइट्स डेटा का इस्तेमाल प्राइमरीली धरती पर नजदीक से होकर गुजरने वाले ऑब्जेक्ट्स के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए किया जाता था। ऐसे में ये कंपैरिजन रिसर्चर्स को इस डेटा के रिलेटिव स्टडी करने के लिए मजबूर कर रहा था। इसके लिए यूएस आर्मी साफ तौर पर डिसएग्री कर देती है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नेशनल सिक्योरिटी की दुहाई देकर अपने सैटेलाइट्स की कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, जिससे हुआ ये कि इस रिसर्च असाइनमेंट को डिसबैंड कर दिया गया और इस ऑब्जेक्ट पर काम कर रही स्कॉलर्स की टीम अन्य प्रोजेक्ट पर डाइवर्ट हो गई। मगर रिसर्चर्स ने डेटा की मांग जारी रखी और फिर आखिरकार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने वैज्ञानिकों की इस अर्जी को स्वीकार करते हुए डिमांडेड डेटा को नासा के सहयोग के साथ एक पब्लिक डेटाबेस पर शेयर कर दिया, जिसके बाद इस पर दोबारा से रिसर्च हुई और अंततः रिसर्च टीम इस कंक्लूजन पर पहुंची कि CNUS 0214-01018 को सोलर सिस्टम के बाहर जन्म लेने वाली फर्स्ट इन पासिंग ऑब्जेक्ट का दर्जा दिया गया। जहां तक बात है अमुआमुआ की, तो इसे बहुत से एंगल से स्टडी करने के बाद फाइनली वैज्ञानिक इस कंक्लूजन पर आ पहुंचे हैं कि ये मैसिव स्पेस रॉक एक कॉमेट ही था। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी के लिए हमारे पास इसे एक्सप्लेन करने वाली सबसे रैशनल थियरी हाइड्रोजन गैस कॉमेट थ्योरी है। इस पर आपका क्या विचार है? क्या ये अनजानी चीज इंटरस्टेलर स्पेस के घुप अंधेरे से निकलकर आया एक कॉमेट था, या फिर सो कॉल्ड एलियन स्पेसशिप? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।